वंदे मातरम साथियों। इस क्लास में हम संगठन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, हम राष्ट्रीय संगठन, उसका यह दूसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम इसरो और डीआरडीओ के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी, उसके करंट से रिलेटेड जो फैक्ट थे वो अभी हमने देख लिए थे। उसमें आप लगातार पढ़ाई करते रहिए और जहाँ से आपको बेस्ट लगे कंटेंट और जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर देखिए और उस क्लास को लीजिए और अच्छे से उसका रिवीजन भी कीजिए। और इस क्लास को भी रिवीजन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज हम कुछ और अन्य संगठन है महत्वपूर्ण भारत के, उन संगठनों के बारे में देखते हैं। आरबीआई सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो आरबीआई के बारे में देखते हैं। यह आरबीआई का लोगो देख सकते हो। आपको बीच में यहाँ पर जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, और ये ताड़ का वृक्ष दिखाई देगा जो आरबीआई है इसके लोगों में। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन या जिसे शाही आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग की अनुशंसा पर होती है। तो स्थापना किसकी? यंग हिल्टन या शाही आयोग भी जिसे कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर होती है। और आरबीआई की स्थापना जो अधिनियम 1934 का अधिनियम है, आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका अधिनियम कब का है? 1934 का था। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी, अर्थात इसकी स्थापना हुई थी तब इसके पास कितनी राशि थी? तो 5 करोड़ की राशि से यह प्रारंभ हुई थी संस्था आरबीआई। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था, अर्थात जब इसकी स्थापना होती है 1935 में, तो इसका आरंभिक मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन 1937 में मुंबई में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। कोलकाता से राजधानी भी मुंबई कहाँ स्थानांतरित की गई थी? इसकी घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। और 1912 में जब ये राजधानी 1912 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। ये भी एक फैक्ट है। और कोलकाता से मुंबई भी जो इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का, 1937 में लाया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अर्थात इसे सरकार के द्वारा जो है सरकारी बैंक कब घोषित कर लिया गया? तो यह 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, अर्थात ये सरकार के अधीनस्थ हो गई आरबीआई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये एमपीपीएससी एक बार पूछ चुका है सवाल। एमपीपीएससी की जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, तो यह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब इसके पहले गवर्नर कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो सीडी देशमुख जी है, जो सीडी देशमुख जी है, सीडी देशमुख जो है उस समय पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? सीडी देशमुख जी। आरबीआई के इससे पहले 25वें क्रम के गवर्नर कौन थे? तो अभी वर्तमान में इससे पहले शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर थे आरबीआई के। और अभी हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो जो संजय मल्होत्रा जी है, इनकी नियुक्ति हुई है आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में। और संजय मल्होत्रा जी के हस्ताक्षर वाले अभी 50 रुपये के नए नोटों को भी लॉन्च किया गया है। ये करंट में देखा था हमने कि अभी आरबीआई के जो आरबीआई है इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, इनके हस्ताक्षर वाले जो नए 50 रुपये के नोट हैं इन्हें जारी किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई का लोगो। अगर आपने देखा होगा अभी ऊपर लोगो मैंने आप बताया था आरबीआई का लोगो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आरबीआई के लोगो में हमें क्या दिखाई देता है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर हमें आरबीआई के लोगो में दिखाई देता है। आरबीआई के कार्य क्या है? तो बहुत सारे कार्य है आरबीआई को, लेकिन 2 कार्य हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो बैंकों का बैंक है ये, अर्थात बैंक जितने भी बैंक है भारत में, जैसे आप नाम सुनते हैं एसबीआई, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक इनको बैंकों का बैंक, अर्थात ये सब इसके अधीन आते हैं। यह इस पर रेगुलेटिंग रखता है आरबीआई। तो बैंकों का रेगुलेशन करता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है उसके द्वारा बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का एक्ट कब का था हमने देखा था? 1934 का इसका अधिनियम था। तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के द्वारा मुद्रा अर्थात जो नोट है उसे कौन निर्गमित करता है? तो आरबीआई निर्गमित करता है। जो एक्ट है 1934 का, उसकी धारा 22 के तहत। और अगर बात करें 2 रुपये से, तो अभी वर्तमान में चलन में 500 रुपये तक का नोट है। तो 2 रुपये से 500 रुपये तक के नोटों का जो
प्रचलन या इन्हें कौन जारी करता है, तो इनका मुद्रण कौन, आरबीआई करता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है या सिक्का होता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और इसे कौन निर्गमित करता है, तो जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे निर्गमित किया जाता है 1 रुपये के सिक्के को। आरबीआई प्रारंभ में भारत, जो आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने प्रारंभ में अर्थात जब इसकी स्थापना होती है, इसने भारत के साथ ही पाकिस्तान के, बांग्लादेश के तथा बर्मा के, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, इनके केंद्रीय बैंकों के रूप में भी कार्य किया है। आरबीआई ने भारत के साथ साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा अर्थात म्यांमार के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया है। तो आरबीआई के लिए ये महत्वपूर्ण फैक्टर थे जो आपको एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। कहीं आपको देखने को मिल जाता है आरबीआई से क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर रिवाइज भी करिएगा। और अगर आप रिवाइज करना चाहें तो स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देखकर वापस इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड की जो है लोगो है, आप जो दिखाई दे रही है नाबार्ड का लोगो है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जो इससे पहले मैंने क्लास ली थी, संगठन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो पहली क्लास ली थी फर्स्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाबार्ड की अगर बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। अर्थात ये मुख्यतः ग्रामीण विकास के लिए आधारित है। जो रूरल एरिया में ग्रामीण बैंकें होती है उनके विकास के लिए यह कार्य करता है या उन्हें रेगुलेट करता है। जो इसका उद्देश्य होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जो कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र में जो है लोन देना या कृषि के क्षेत्र में धन को निर्गमित करना, इसका उद्देश्य होता है। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पर होती है। और किसकी, शिवरमन समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर होती है नाबार्ड की स्थापना। और कब होती है तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना होती है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसमें नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। ये डेट भी महत्वपूर्ण है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है नाबार्ड का, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो के वी शाजी जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। अब सिडबी के बारे में देखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए। तो आप सिडबी का यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को होती है, महत्वपूर्ण है, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, ये अति महत्वपूर्ण है। लगभग अन्य सभी बैंकों के मुख्यालय आपको मुंबई में या फिर दिल्ली में मिलेंगे कुछ, तो लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सिडबी का, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। सूक्ष्म लघु उद्योगों के विकास के लिए यह कार्य करता है, अर्थात इन्हें ऋण प्रदान करता है और इनको स्टार्टअप करने में मदद करता है सिडबी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है सिडबी के, तो मनोज मित्तल जी वर्तमान में अध्यक्ष है सिडबी के। आपको केवल, अगर आप भविष्य में भी वीडियो देखते हैं तो आपको केवल जो वर्तमान अध्यक्ष है उनको अपडेट करना रहेगा, बाकी जो जानकारी रहेगी आपकी एज इट इज रहेगी। और एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूरी संभावना रहती है आने की। आप इस क्लास में से 1-2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। ट्राई के बारे में देखते तो जो इरडा के बारे में देखते, इरडा ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंश्योरेंस है हमारा बीमा क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र को विनियमित करने का कार्य कौन करता है, इरडा करती है। IRDAI, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण भी कहा जाता है, जिसे भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण भी कहा जाता है। 1999 का एक्ट है इसका, और 1999 में ही इसकी स्थापना होती है इरडा की। और इसके स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो स्थापना के समय हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में था, लेकिन 2001 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थानांतरित हो गया है, तो 2001 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में इरडा का, भारतीय बीमा विनियामक एंड विकास प्राधिकरण का। वर्तमान में हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो देवाशीष पांडे जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है इरडा के। और
और बीमा क्षेत्र को विनियमित करने का कार्य करता है। किस क्षेत्र को? तो बीमा क्षेत्र को विनियमित करने का कार्य करता है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और एक और ये याद रखना आपको अलग से कि मल्होत्रा समिति जो थी, तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था बीमा सेक्टर में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। आप सेबी का यहाँ लोगो देख सकते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, यह क्या कार्य करता है? तो जिसे आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो इसे रेगुलेट करता है सेबी। तो शेयर मार्केट या जिसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है या जिसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, इसे विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? तो सेबी है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1988 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसे तब वैधानिक संस्था नहीं बनाया गया था, अर्थात एक केवल आदेश के द्वारा इसे बना दिया गया था। इसके लिए कोई अधिनियम एक्ट नहीं आया था। लेकिन 1992 में जब हर्षद मेहता का जो केस होता है, स्कैम होता है, स्कैम 1992 जो मूवी है स्कैम होता है जो हर्षद मेहता करते हैं, उसके बाद इसे वैधानिक संस्था बना दिया गया, अर्थात इसके लिए एक्ट लाया गया और इसे एक मजबूत संस्था बनाया गया। तो नरसिम्हन समिति के सुझाव पर हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में इसके लिए एक्ट आया। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन इसे वैधानिक कब बनाया गया, इसके लिए एक्ट कब आया? 1992 में आया था। 1992 का एक्ट पारित किया गया था हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था उसके बाद। और किस समिति की अनुशंसा पर? तो नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और सेबी की अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च जी, जो माधवीपुरी बुच्च जी है वर्तमान में सेबी की हेड है, जो कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष भी है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष अभी तक के कार्य जो इस सेबी का इतिहास रहा है 1988 से इसके स्थापना के बाद से अभी तक कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी थी। अभी हाल ही में जो वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच्च, इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। नोट करके जो करंट का जो कुछ इशू है उसे लिख लीजिए। जो सारथी ऐप है, इसे लॉन्च करने वाला कौन है? तो सारथी ऐप को भी जो सेबी है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। सेवा ऐप को सेबी ने लॉन्च किया था। मित्रा प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो म्यूचुअल फंड निष्क्रिय हो गए हैं तो उनके जो मालिक है, असली मालिक, उनका पता लगाना इसका कार्य है। तो मित्रा प्लेटफॉर्म भी अभी लॉन्च किया है सेबी ने। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? किसी एग्जाम में पूछा गया था कि सेबी के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो SA दुबे जी सेबी के फर्स्ट अध्यक्ष है। अब हम ट्राई के बारे में देखते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ट्राई का लोगो यहाँ देख सकते हैं, आप लोगो भी ध्यान में रखिएगा। तो ट्राई का लोगो इस प्रकार का रहता है। तो टेलीकॉम अथॉरिटी, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब होती है और इसे कब जो है कार्य करना प्रारंभ किया है? तो इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है, ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। कब? 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है 20 फरवरी 1997 को। 1997 का एक्ट था और 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना होती है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके मुख्य कार्य क्या है? तो दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करना इसका कार्य है। दूरसंचार कंपनियां अर्थात जो भी BSNL, जियो, आइडिया, रिलायंस, जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान करने का कार्य कौन करता है? और जो हमारा जो कॉल दर होती है, रेट दर होती है, चार्ज, इस पर इसका निर्धारण भी कौन करता है? तो इसका निर्धारण भी ट्राई करती है। तो जो कॉल रेट है उसे तय करने का कार्य इसका, और कॉल ड्रॉप कम से कम हो, अर्थात आप कॉल लगाए तो वो बार बार ड्रॉप न हो, तो कॉल ड्रॉप को कम करना और जो कॉल रेट तय या कॉल रेट जो दर है उसे तय करना इसका कार्य है। तो इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड अनिल कुमार लाहोटी जी। अनिल कुमार लाहोटी जी वर्तमान में हेड है ट्राई के। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है? अनिल लाहोटी जी है। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है ट्राई के बारे में। अब हम देखते हैं BCCI, बोर्ड ऑफ
कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो बीसीसीआई है, इसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है बीसीसीआई के बारे में। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1928 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1928 में होती है बीसीसीआई की, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जब ब्रिटिश शासन के अधीन था भारत, तो ग्रेट गोवन उस समय इसके हेड बने थे, तो पहले अध्यक्ष ग्रेट गोवन थे बीसीसीआई के। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है बीसीसीआई के। सचिव कौन है वर्तमान में, जो अभी हाल ही में बने, तो देवजीत सेकिया जी वर्तमान में इसके सचिव है। और वर्तमान उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला जी उपाध्यक्ष है। पुरुष टीम के कोच कौन है वर्तमान में, हमारी इंडियन टीम के कोच कौन है, तो गौतम गंभीर जी हमारी पुरुष टीम इंडियन टीम के कोच है। और महिला टीम के कोच कौन है वर्तमान में, तो जो अमोल मजूमदार जी है, यह वर्तमान में जो भारतीय महिला टीम है उसके हेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट संस्था है हमारी फसाई के बारे में भी ध्यान रखना है। फसाई जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे भारतीय सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है और यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि फसाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जेपी नड्डा जी वर्तमान में जो है इसके मंत्री है स्वास्थ्य मंत्रालय के। और इसका कार्य क्या होता है, तो जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं, चाहे कुरकुरे हो, चाहे पैकिंग की बोतल हो, या जितने भी फूड जो आते हैं पैकेज्ड, तो पैकेज्ड फूड को के मानक तय करना इसका कार्य है फसाई का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है फसाई की। नेक्स्ट संस्था है हमारी फिक्की, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। जो फिक्की संस्था है, तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म है भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से करते हैं कौन, घनश्याम दास बिरला और जो पुरुषोत्तम दास जी थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जो संस्था है फिक्की, इसकी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास द्वारा इसकी स्थापना होती है महात्मा गांधी की प्रेरणा से। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है, नई दिल्ली में। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो है फिक्की इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट संस्था है महत्वपूर्ण है बार्क संस्था। बार्क जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। और इसकी टैगलाइन क्या है, तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु, यह इसका लोगो आप देख सकते हैं, राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका लोगो है। और जो जो होमी जहांगीर भाभा थे वही इसके जनक थे, वही उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, जिन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है बार्क का। और वर्तमान में इसके हेड विवेक भसीन जी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण संगठन है CSIR। जो CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका लोगो आप यहाँ देख सकते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक उद्योग अनुसंधान परिषद इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना 1942 में होती है, 1942 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, यहाँ पर है। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, अर्थात इसमें लिखा हुआ है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा इसका पदेन अध्यक्ष होगा, तो प्रधानमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। महानिर्देशक वर्तमान में इसकी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है, जो कि फर्स्ट महिला महानिर्देशक बनी है। जो हमारा संगठन है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। संस्थापक
इसके कौन थे, तो जो CSIR संस्था है, CSIR संस्था, इसके संस्थापक कौन थे, तो शांति स्वरूप भटनागर जी का आपने नाम सुना होगा। शांति स्वरूप भटनागर जी इसके संस्थापक थे। और यह जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, तो अवार्ड यह साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जो CSIR संस्था है, जो स्वराज ट्रैक्टर है, वर्तमान में स्वराज ट्रैक्टर को बनाने वाली, इसका स्ट्रक्चर तैयार करने वाली, इसे बनाने वाली संस्था भी कौन सी है, तो जो CSIR संस्था है, इसी के द्वारा स्वराज ट्रैक्टर को भी बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ये हमने कुछ 6-7 संस्थाएं थी महत्वपूर्ण, जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते। 1-2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मैंने अपनी पूरी प्रयास किया है कि आपको लोगो भी बताए और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं और अच्छे से इनके बारे में बता सकूं, जो डेटा है इन संस्थाओं के बारे में, जो एग्ज़ाम में बार बार घूम फिर कर आपको देखने को मिल जाता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं क्लास को, तो अपने दोस्तों तक या आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।